नाजरीन आदाब। पाकिस्तान में आज के हमारे मेहमान हैं एक खुसूसी मेहमान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब। उमर साहब शुक्रिया, आज आपसे बात कर रहे हैं एक साल के बाद तकरीबन एक साल मुकम्मल कर रहे हैं आप अपने दौरे हुकूमत का इस बार। तो ये एक कोई हॉट टॉक वाला शो नहीं है, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल इनफॉर्मली दिल की बात कहें हमारे साथ बातचीत के दौरान। तो पहले जानना चाहेंगे आपसे कि आपको कैसा लग रहा है कि क्योंकि आप स्टेट के भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं 2009 से 2014 के एंड तक, तो आपको कौन सा क्या बड़ा फ़र्क महसूस आपको हो रहा है? फ़र्क ही फ़र्क है, लेकिन पहली बात ये कि मैं सिर्फ ये चीज़ें दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपने पूछा। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि इनको बहाने के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वो कभी मेरी आदत नहीं रही है। मैंने कभी किसी चीज़ के लिए बहाने नहीं ढूंढे जी। कुछ अच्छा हुआ तो मैंने कहा हमने ठीक किया, अगर कुछ गलत गया है या कुछ हुआ नहीं है उसके लिए भी जिम्मेदारी मैंने खुद ली। मैंने कभी ना इससे पहले जो 6 साल मैंने हुकूमत की, ना इस 1 साल में। तो पहली बात वो, लेकिन अब फ़र्क तो ज़मीन आसमान का है। वो 6 साल हम न सिर्फ एक रियासत थे बल्कि पूरे हमारा एक खसूसी दर्जा था जी। चलिए कुछ लोग कहते हैं कि 370 खोखला था, ये था वो था, लेकिन था। पूरे मुल्क में जम्मू कश्मीर की अपनी अलग हैसियत थी आईनी तौर, और उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता था। मिसाल के तौर पे हर कैबिनेट का फ़ैसला वो गवर्नर साहब को मंजूर करना ही करना था जी। अगर किसी वजह फ़ैसला वापस भेजा जाता कैबिनेट के रिकंसिडरेशन के लिए, अगर कैबिनेट बिना उस पर कोई तब्दीली लाए गवर्नर साहब को वापस भेजते, गवर्नर साहब को वो फ़ैसला जो है मंजूर करना होता अगर दूसरी बार वापस भेजते जी। आज वो नहीं है जी। आज कैबिनेट के कुछ ऐसे फ़ैसले जो हमने कई महीने पहले लिए वो अभी भी गवर्नर साहब के पास पड़े हुए हैं जी। हमने मार्च के महीने में बिज़नेस रूल्स की क्लैरिफिकेशंस के लिए जो है एक कैबिनेट का फ़ैसला एलजी साहब को भेजा। अच्छा। अभी तक वो वापस नहीं आया, उस पर मंजूरी नहीं आई। इसी तरह बीच में बताया गया था कि कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं मांगे, हमने क्लैरिफिकेशन वो भी दे के वापस भेजे, लेकिन अभी भी मामला वहीं है जी। इसी तरह हमने कैबिनेट के 1-2 सब कमिटीज़ कायम की, वो सब कमेटी के फ़ैसले भी इसी तरह पड़े रहे। अफसर हम खुद नहीं लगाते, अफसर हमें लगा के दिए जाते हैं। महकमा मेरा है, लेकिन महकमे का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कौन होगा ये मैं तय नहीं करता हूँ जी। मैं उनको ट्रांसफ़र कर नहीं सकता, उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल या ACR मैं नहीं लिखता जी। तो जाहिर सी बात है उन पे कंट्रोल भी कम ही रहता है नेचुरली। लेकिन अब क्या करें, ये हमारी असलियत है और ये वो ग्राउंड सिचुएशन है जिसको हम डील कर रहे हैं। अब ये हमारे पसंद के हालात नहीं हैं, हमने ये सिचुएशन चाहा नहीं, ना हमारी इसमें कहीं इजाज़त ली गई, लेकिन जो है वो आपके सामने है। 2024 का जो असेंबली वाला इलेक्शन हुआ, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 खास मुद्दों पर वोट मिला। आपकी मंशूर में थी दोनों चीज़ें, 370 की वापसी, जिसके बारे में आपने बता दिया पहले ही कई बार कि जिन लोगों ने ये छीना है वही वापस नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक बीजेपी की सरकार है, वापस नहीं करेंगे। लोगों ने एक हद तक ये बात समझ भी ली है, एक हद तक मेरे ख्याल से। बट एज़ फार एज रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड इज़ कंसर्न्ड, इस बारे में हमारी जानकारी के मुताबिक
कई बार यकीन दहानी भी की गई थी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि ये रेस्टोर हो जाएगा। लास्ट टाइम पे जब मेरे ख्याल से 6 जून को जब रेलवे का इसका वंदे भारत ट्रेन का इनाग्रेशन था, उसके मौके पे कई ज़राए से हमने ये भी सुना था कि कन्वे किया गया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली डॉक्टर साहब को या शायद आपको कि ये बताया गया था कि ये मानसून के सेशन में होगा। और इसके बाद एक मरतबा आपने कहा कि हम इंतज़ार कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर की 15 अगस्त वाली इंडिपेंडेंस डे स्पीच की, और उसमें भी कोई जिक्र इसमें नहीं था। आपकी मायूसी इसमें झलक रही थी बेशक। तो आपको लग रहा है नंबर 1 की क्या वाकई कोई यकीन दहानी थी इस किस्म की, आप यकीन लगा रहे थे, और अगर नहीं हुआ तो आपको लग रहा है कि अभी भी इसका कोई नुमाया इम्कान है अब वापसी का? इम्कान तो है, लेकिन ये भी सही है कि हम उम्मीद लगाए बैठे के थे कि अभी तक हो जाएगा। मॉनसून सेशन की किसी ने हमें यकीन दहानी नहीं की थी। हमने अपने आप माना था कि शायद ये सबसे बेहतर टाइम होगा। अच्छा, ये आपका एक अंदाजा था? ये हमारा अंदाज़ा था, और हमें कुछ मतलब अपने कॉन्टैक्ट्स और दोस्तों से ये सुनने को मिला कि शायद इसमें कुछ कागज़ तैयार किए जा रहे हैं, कुछ इस पर बातचीत चल रही है, कुछ होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने इस पे बैठ के कोई इस पे बात की है। और हमें ये भी बताया जा रहा था कि वज़ीर आज़म साहब एक मौके के तलाश में है जब वो इस चीज़ का ऐलान कर सकेंगे। और हमें लगा कि 15 अगस्त की तकरीर से बेहतर कोई मौका हो ही नहीं सकता, तो शायद 15 अगस्त को होगा। लेकिन 15 अगस्त आया गया, तकरीर भी हुई, उसमें कहीं स्टेटहुड का जिक्र नहीं हुआ। हम मतलब इलेक्शन के बाद हमारे सामने 2 रास्ते थे जी। एक वो रास्ता जिस पे इससे पहले पीडीपी चल चुकी थी कि जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हासिल करने के लिए बीजेपी के साथ मिल के हुकूमत बनानी होगी जी। ये उस वक्त मुफ्ती सैयद साहब का मानना था, इस बात के बावजूद कि बीजेपी के बिना भी वो हुकूमत बना सकते थे। हमने ऑफर भी किया, हमने ऑफर दिया था, नंबर थे। लेकिन मुफ्ती साहब को लगा कि बिना बीजेपी के हुकूमत में शामिल हुए जम्मू कश्मीर तरक्की नहीं कर सकती। और ठीक इसी चीज़ को फिर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने आगे चलाया 2016 में। हम उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे। हमने कहा कि हम बीजेपी को हुकूमत में शामिल नहीं करेंगे, जो हमारे साथ वादे हुए हैं बीजेपी को वो वादे जो हैं पूरे करने चाहिए, इस बात को छोड़ के कि वो हुकूमत में नहीं है जी। शायद हमें इस बात की अब सज़ा दी जा रही है। मुझे लगता है कि अगर बीजेपी हुकूमत में होती तो शायद अभी तक हमें रियासत का दर्जा मिल गया होता। लेकिन ये जानते हुए भी कि हमें इस चीज़ के लिए इंतज़ार कराया जा रहा है, हम बीजेपी के हुकूमत में शामिल होने के लिए दरवाज़े खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम मुफ्ती साहब इसके लिए अगर हमें और इंतज़ार करना पड़े हम करेंगे, लेकिन हम इस चीज़ का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। तो ये बात क्लियर है कि स्टेटहुड हासिल करने के लिए आप बीजेपी के साथ मैं नहीं जाऊंगा, हाथ नहीं मिलाएंगे? मैं नहीं जाऊंगा। अगर जाना होता मैं 1 साल पहले जाता। किसी भी सूरत में नहीं? किसी भी सूरत में नहीं। अगर हमें ये कहा जाता है कि जब तक बीजेपी हुकूमत में शामिल नहीं होती आपको स्टेटहुड नहीं मिलेगा, ठीक है जी, हम जैसे काम चला रहे हैं चलाएंगे। बेशक हम रुपए के 100 पैसे का काम नहीं कर पाएंगे, 70 पैसे का ही काम हो, मेरे लिए उतना काफ़ी है, लेकिन ये सौदा मैं करने के लिए पत्थर की लकीर है, ये पत्थर की लकीर है ना। जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए, जब सान्या हुआ था सोनमर्ग एरिया में जो हुआ, और उसके बाद आपने उसका वेलकम किया, और इससे पहले भी आप गए वहाँ पे दिल्ली में, होम मिनिस्टर, दूसरे मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से आपने तोहफे तहफ़ लिए, शॉल वगैरह, जिस पे आपको क्रिटिसिज्म अपोजिशन की तरफ से होता ही होता है, अपने ही लोगों से भी, अपने पार्लियामेंट मेंबर से भी, कि इस तरह का मतलब ऑब्सिक्वसली एक्ट नहीं करना है। तो ये उनको मतलब उनका है इस बारे में ये अंदाज़ा कि उनको लग रहा था शायद कॉन्फ्रंटेशन से चीज़ें हासिल हो जाएंगी, आपका था कि नहीं रिकॉन्सिलिएशन से चीज़ें हासिल हो जाएंगी। एक जोश खरोश था, और हर जगह पे जहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर के साथ थे, चाहे वो रेलवे का इनाग्रेशन था, चाहे वो सोनमर्ग टनल का था, तो आपने काफ़ी गर्मजोशी के साथ इनका इस्तकबाल किया और उनकी तारीफ़ें भी कर ली बड़ी हद तक। क्या वो जोश खरोश अभी भी आपके दिल में बाकी है, या इसमें कोई फ़र्क आ चुका है? मुझे ये बताएं ना,
अगर कन्फ्रंटेशन का रास्ता सही है तो क्या लद्दाख के लोग सही हैं? कन्फ्रंटेशन लद्दाख में हुआ, क्या मिला? कुछ हासिल हुआ? अभी तो कुछ नहीं। बेगुनाह लोगों का खून बहा, हासिल कुछ नहीं हुआ। मैं अभी भी मान के चलता हूं कि जो हमें हासिल करना होगा पुरअमन तरीक़ों से जमहूरियत का इस्तेमाल करके हम अपना हक हासिल करेंगे। कुछ लोग ये मानते हैं कि मेरा ये मौक़िफ़ या ये लाइन जो है ये गलत है। अगर इस असेंबली के टर्म के बाद मैं गलत साबित हुआ तो ठीक है ना, मैं खड़े होकर कहूँगा कि मैं गलत हूँ, मैं गलत था। लेकिन इसका मेरे गलत होने का खमियाजा सिर्फ मुझे नहीं भुगतना होगा, मेरे गलत होने का खमियाजा इस पूरे मुल्क को भुगतना होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों का, खासकर कश्मीर के लोगों का जमहूरियत के ऊपर एतमाद जो है वो बहुत हद तक कमज़ोर हो जाएगा। और ये मेरे लिए खतरे से भरा हुआ नहीं है, ये पूरे मुल्क के लिए खतरे से भरा हुआ है। तो जो लोग खासकर मरकज़ में स्टेटहुड को लेके सियासत करना चाहते हैं या स्टेटहुड को लेके पहलगाम के मामले में जम्मू कश्मीर के लोगों को सज़ा देना चाहते हैं, उन्हें इसके बारे में बहुत गौर से जो है सोचना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, पहलगाम का वाक़या है, उसके बाद कई नुमायाँ तब्दीलियाँ आई हैं बैनुल अक़वामी सतह पर। डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान अमेरिका काफ़ी क्लोज चला गया है और तकरीबन जो भी ममालिक काबिल ज़िक्र हैं वो अब जो पहले हिंदुस्तान के करीब रहा करते थे अलग हैं। और अब एक ऐसे मरहले में हम आ चुके हैं जहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो तोहफ़े तहफ़ का एक्सचेंज करते हैं अमेरिका के सदर के साथ, उनकी दावतें होती हैं, उनके फील्ड मार्शल की दावतें होती हैं वहाँ पे। तो कुछ लोगों का खदशा ये है कि जब इनका एतमाद बढ़ जाएगा तो ये पहले ही की तरह यहाँ पे दरअंदाज़ी की भी कोशिशें शुरू करेंगे, मिलिटेंसी यहाँ पे दोबारा एक और फेज़ शुरू करेंगे। क्या आपको एज चीफ मिनिस्टर, आप होम मिनिस्टर रह चुके हैं, इस वक्त नहीं हैं, आपको लग रहा है कि इन खदशात में कोई सदाकत है, हकीकत है? पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आया है, ना आएंगे। उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि ये सिलसिला चलता रहे। उनकी कोशिशों को हमने नाकामयाब किया। जब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत थी, जिस हुकूमत में मैं वज़ीर आला था, लगातार हर एक साल हमने मिलिटेंसी का मुकाबला किया। हर साल मिलिटेंसी में कमी आई, हर साल सिक्योरिटी फोर्सेस के मतलब के डेथ टोल में कमी आई, हर साल सिविलियंस की किलिंग में कमी आई। इस बात के बावजूद कि पाकिस्तान ने अपनी कोशिशों में कोई कमी नहीं लाई, हम तब भी उन्हें नाकामयाब करने में जो है खुद कामयाबी हासिल कर गए। आगे भी अगर पाकिस्तान की इस तरह कोशिशें रहीं, हमारा मानना है कि हम उनको जो है नाकामयाब कर देंगे। क्यों नहीं करेंगे? और आजकल तो लोग भी साथ हैं। आपने खुद पहलगाम के हमले के बाद देखा, ये पहली मर्तबा आपने भी जब से मिलिटेंसी यहाँ वजूद में आई तब से आपने कश्मीर देखा है। जी हाँ। उस तरह के हालात आपने कभी नहीं देखे होंगे जो पहलगाम के बाद आपने देखे, जिस तरह लोग अपनी मर्जी से बाहर आए, सड़कों पे आए, मुजाहरा किया और मजम्मतें की, बिल्कुल, और उस हमले के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन शायद मरकज़ी हुकूमत उस मौके को पकड़ने में नाकामयाब रही। तो जो लद्दाख में इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, इस पर भी हम बात करना चाहेंगे। हालांकि अब वो हमारी रियासत का हिस्सा नहीं, बल्कि रियासत ही ये नहीं है, लेकिन आपका बाज़ाब्ता तौर पे वहाँ पे यूनिट है, आपका कब्ज़ा है हिल काउंसिल पे, करगिल वाली हिल काउंसिल पे आप जाते हैं, सरगर्मियाँ आपकी हैं वहाँ पे। आपके जो वहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिसका नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट भी था, हाजी हनीफा, तो वो वहाँ से कामयाब भी हुए और बाज़ाब्ता तौर पे आप इसको अपना मेंबर मानते हैं पार्लियामेंट में। तो क्या असरात होंगे इसका, क्या होने वाला है अभी लद्दाख में? लद्दाख के हालात तो ठीक नहीं है और लद्दाख के हालात इतनी जल्दी ठीक भी नहीं होंगे।
जिस तरह हमारे साथ वादे हुए स्टेटहुड को लेके और इन चीज़ों को लेके, इसी तरह लद्दाख के साथ वादा हुआ। ख़ासकर लेह में जब लेह के लोग हिल काउंसिल का इलेक्शन बॉयकॉट करना चाह रहे थे जी 6 शेड्यूल को लेके, जी उस वक्त फिर मरकज़ के एक वज़ीर ने वहाँ दौरा किया, जी लोगों से मुलाकात की और उनको यकीन दिलाया कि आप इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, इलेक्शन के फ़ौरन बाद हम आपको 6 शेड्यूल दे देंगे। लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि बीजेपी को वहां पर कामयाब किया। भी हिल काउंसिल जो है वो बीजेपी के हवाले किया। जी हाँ, वो दिन और ये दिन कहाँ है 6 शेड्यूल? अगर देना नहीं था वादा क्यों किया? और अगर वादा किया दे क्यों नहीं रहे हो? चलिए स्टेटहुड छोड़िए, स्टेटहुड तो बाद में आया, मरकज ने कभी उन्हें स्टेटहुड का वादा किया नहीं। लद्दाख के लोगों का यूटी का डिमांड था, उनको यूटी पे ही खुश रहना चाहिए। लेकिन 6 शेड्यूल का तो उनके साथ वादा हुआ। जी हाँ, करिए पूरा, जिस तरह हमारे साथ स्टेटहुड का वादा हुआ, हमें स्टेटहुड दे दीजिए उनको 6 शेड्यूल। इसमें क्या दिक्कत है? स्टेटहुड की काफ़ी कोनोटेशंस हैं जो कश्मीर को लेकर के हैं, लेकिन लद्दाख में और 6th शेड्यूल जो पहले ही 4 रियासतों में है, नॉर्थ ईस्ट की 4 रियासतों में 10 काउंसिल्स वहाँ पे हैं, ये हिल काउंसिल्स होते हैं, उसमें कुछ खुसूसी अख्तियारात मिलते हैं कल्चर और लैंड और एम्प्लॉयमेंट वगैरह को महफूज करने के लिए। तो इसमें क्या दिक्कत? उसमें सबसे बड़ी जो मुझे लगता है दिक्कत है वो लैंड को लेके है। आपने खुद कहा ना, लैंड में इसमें महफूज। जी, लद्दाख में एक सरहद चीन के साथ, एक सरहद पाकिस्तान के साथ। ऐसी जगह में अगर फौज को ज़मीन एक्वायर करने पे कोई रोक लगे तो आपकी पूरी सिक्योरिटी पैराफिनीलिया जो है वो खतरे में पड़ जाती है। और 6 शेड्यूल के रहते रहते फौज जो है वो अपने लिए ज़मीन एक्वायर नहीं कर सकती। 6 शेड्यूल में गवर्नर को इख्तियार होता है कि वो कोई इलाका इससे मुस्तस्ना करार देते, लेकिन वो ये मानेंगे कहाँ ना? वही तो ना, 6 शेड्यूल कहाँ पे इसमें फिर आप एक्सेप्शंस दोगे? जब आपने एक्सेप्शंस देने शुरू किए तो फिर आपको लेह से शुरू करना पड़ेगा। कोर हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? लेह में। फिर अगर आपने वहाँ से एक्सेप्शंस देने शुरू किए, मामला ख़त्म, फिर 6 शेड्यूल आपका रहा ही नहीं। तो इसमें खास दिक्कत वही है जो मुझे लग रहा है। बाकी ये सवाल आपको मरकज़ की हुकूमत से करना होगा, क्योंकि 6 शेड्यूल अभी तक उन्होंने नहीं दिया ना। 6 शेड्यूल देने का काम मरकज़ को का है, अभी तक दिया नहीं। जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ परेशानियां सामने आ रही हैं। नहीं तो जॉब्स प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्डर जारी हुआ, इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए एक ऑर्डर जारी हुआ, कल्चर प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्डर जारी हुआ। सिर्फ ज़मीन बचाने के लिए अभी फ़िलहाल कोई ऑर्डर जारी नहीं हो सका। तो अगर ये इन्होंने जो इनका प्रोग्राम था, नवंबर में शायद था इनका हिल काउंसिल का इलेक्शन वहाँ पे होने वाला था, तो अगर इन्होंने वो प्रोग्राम बना लिया है इलेक्शन वहाँ पे करने का, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या करेगी? हमारा हालांकि करगिल में यूनिट है, लेह में यूनिट है नहीं जी, और हालांकि हम चाहते हैं लेह में यूनिट बनाना। अब देख लेंगे, हम कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाहते जिससे कि लेह में माहौल बिगड़ जाए। हम तो वहाँ एक पॉजिटिव रोल अदा करना चाहते हैं, वहाँ की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। जो हमारे पुराने साथी हैं लेह के, उनसे मशवरा करेंगे, जो उनकी राय होगी उस राय के मुतालिक हम चलेंगे। हमने अपना यूनिट करगिल के में भी लोगों पे ठोसा नहीं था। मैं तो तैयार था कि हम वहाँ की सियासत से दूर रहें, लेकिन करगिल के लोग चाहते थे कि वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का यूनिट जो है दोबारा कायम हो। वहाँ से लोग आए, हमें मिले, और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दोबारा अपनी यूनिट जो है करगिल में कायम की। बिल्कुल इसी तरह अगर लेह में कुछ लोग चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेजेंस होनी चाहिए, हम अपना यूनिट जो है वहाँ दोबारा कायम करेंगे। और वैसे भी आप देखिए ना, अब हमारी सोच तो मिलती जुलती है। आज एक सीनियर लेह के लीडर ने जो बयान दिया, आपने पढ़ा ही होगा, जो उन्होंने कहा कि हमने इतने साल 370 की मुखालफत की, लेकिन आज हमें पता चला कि 370 नहीं, हमें 70 साल तक बचा के रखा था। ये बड़ी बात है ना। बताए। और ये बीजेपी का एमपी भी रहा है, प्रेसिडेंट भी रहा है, मिनिस्टर रहा है उनकी हुकूमत में। महबूबा मुफ्ती और इनकी बीजेपी साहब की हुकूमत में मिनिस्टर लद्दाख अफेयर्स। वो कहते हैं ना कि 370 नहीं उनको बचाया। यहाँ तक इन्होंने कहा कि कभी भी किसी कश्मीर की हुकूमत ने
उनके कल्चर को और उनके रिलीजियस अफेयर्स में दखल अंदाजी नहीं की। अब जो सूरत हाल हमारे सामने है वो है कि बीजेपी को लेकर के एक कॉन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड इनका है, कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को लेकर के और लद्दाख को लेकर के। और अभी बहुत सारे लोगों का इसी बात पे यकीन है कि ऐसे ये लोग देने वाले नहीं, कम से कम नियर फ्यूचर में, मुस्तकबिल करीब में देने वाले नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि अभी जो जंग चलेगी वो सुप्रीम कोर्ट में ही चलेगी? ये सुप्रीम कोर्ट में भी चलेगी, लेकिन पॉलिटिकली भी चलेगी। हम पॉलिटिकली भी लड़ेंगे। क्या हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ नहीं सकते जी, लेकिन पॉलिटिकली अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए असेंबली में, अब अभी जल्दी असेंबली का सेशन लगने वाला है जी हाँ, मैं तो चाहूँगा कि असेंबली में इस बार रेजोल्यूशन आ जाए स्टेटहुड को लेके, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ असेंबली से बुलंद होगी। और देखते हैं फिर, क्योंकि मुझे अभी तक तो लग रहा है कि बीजेपी वाले ही स्टेटहुड की मुखालफत कर रहे हैं। आने दीजिए रेजोल्यूशन एक असेंबली में, हम भी देखें बीजेपी वालों की सोच क्या है, उनके जो 27-28 एमएलए हैं वो किस तरफ जाते हैं, स्टेटहुड के हक में या स्टेटहुड के खिलाफ। तो कैबिनेट वाला जो रेजोल्यूशन गया था, क्योंकि वो आपका वादा था कि हम पहले ही मीटिंग में कर लेंगे, वो हुआ भी था, वो हो गया। उसका क्या हुआ बाद में? वो वज़ीर आज़म के हवाले किया हमने। उन्होंने क्या उस पर रिस्पॉन्ड क्या है इनका? नहीं था कि इस पर काम कर लेंगे। तो उन्होंने अभी उसको मतलब मुस्तरद नहीं किया है? अगर किया होता तो हम रियासत होते ना अभी। मतलब कोई बातचीत का सिलसिला, कोई ट्रैक टू? बातचीत बीच बीच में हो जाती है, फिर रुक जाती है। बीच बीच में हमें यकीन दिया जाता है कि हम कर रहे हैं, हो जाएगा, इसके लिए पेशरफ्त की जा रही है, तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन फिर वो तैयारी कहीं पहुंचती नहीं। कई साल से हम सुन रहे हैं और बाद में वो अफवाहें साबित हो जाती हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से 4 लोग निकलने वाले हैं, 6 लोग निकलने वाले हैं, 7 लोग निकलने वाले हैं, इस तरह की खबरें। और जब से आपने सरकार संभाली है दोबारा, तब से और भी ये तेज़ हुई हैं। क्या आपको लग रहा है ये उसी कश्मीरी कल्चर में जो अफवाहों का सिलसिला चलता है, या कुछ वाकई आपको लग रहा है कि आपके हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग ऐसी कोशिशें कर रहे हैं अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस? हिज़्ब इख्तिलाफ की जो पार्टियां हैं बीजेपी को छोड़ के, उन्हें कोई फायदा नहीं है ये करने का, उनके पास नंबर नहीं है। अगर कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार है जी, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी तक जहां तक मैं जानता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। और ये हम बीच बीच में जो है सुनते आते हैं, नाम बदल जाते हैं, लेकिन अफवाह अपनी जगह रहती है। तो आप इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि कोई मतलब इख्तिलाफ राय नहीं है इन चीज़ों को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर? हर सियासी पार्टी में, और ख़ासकर वो पार्टी जो हुकूमत कर रही हो, बातें तो होती रहती हैं, नाराजगियाँ रहती हैं। वो तो क्यों रहेंगी ना, वो तो रहेंगी ही। कोई मिनिस्टर बनना चाहता है, कोई चेयरमैन बनना चाहता है, किसी को ट्रांसफ़र कराना होता है, तो छोटे मोटे नाराज़गियाँ तो रहती हैं। लेकिन इस हद तक नाराज़गी के वो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, मुझे तो वो कहीं पे नहीं दिखता। वो सिचुएशन नहीं मुझे है। तो नहीं दिखता। और इस यकीन के पीछे यह भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीख कि बाकी पार्टीज़ में लोग इधर उधर माइग्रेशन करते रहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है। कोई 84 के बाद बड़े पैमाने पे कभी माइग्रेशन कभी नहीं हुआ है। पिछले 2-3 साल में भी जो लोग निकले तो दूसरी पार्टी से निकले। आपकी पार्टी से मेरे ख्याल से कई सारे वापस आए। जो वापस नहीं आए वो इसलिए नहीं आए क्योंकि हमने उनके लिए दरवाज़ा बंद ही कर रखा था। जी,
हाँ, जहाँ तक जम्मू का ताल्लुक है, 2 लोग मुश्ताक बुखारी साहब और देवेंद्र राणा, दोनों तो अब इस दुनिया में रहे इंतकाल हो गया। और यहाँ से बशारत बुखारी, लेकिन वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे नहीं, वो आए थे, फिर PDP चले से गए। आए थे, फिर पीसी में चले, वापस फिर PDP में पड़ गए। आजकल कहाँ है? हाँ, वापस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में वापस आ चुके हैं। उमर साहब, आप 1 साल मुकम्मल कर रहे हैं कुछ दिनों में ही, तो इसमें ये बात तो आपने क्लियर कर ली है कि पॉलिटिकली हम फाइट करते रहेंगे स्टेटहुड के लिए, और ये जो 370 का मामला, इसके बारे में आपने बता दिया, हम इस बारे में आपसे पूछताछ भी ज़्यादा नहीं करेंगे। क्या हम इसको फर्द टाइम एक फेट कंप्ले माने कि अभी इसकी वापसी का इम्कान नहीं है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो स्ट्रगल है, इसमें कई चीज़ें हैं। इसमें पहले 96 में ये वादा किया गया था कि 53 वाली पोजीशंस को ग्रेटर ऑटोनॉमी हम कहते थे। उसके बाद ऑटोनॉमी कमेटी बनी, ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन बाज़ाब्ता तौर पर आया, जिसको बीजेपी के 8 लोगों ने भी वोट डाला, सर्वसम्मति के साथ, इत्तेफाक राय के साथ हुआ सन 2000 में यहाँ पे। लेकिन ये रेजोल्यूशन सिर्फ जाते हैं। उसके बाद मेनली यही था जो बाकी बचा था, जो 5 अगस्त 2019 को हटाया गया, वो था 370 जो बचा खुचा रह गया था, और उसके साथ खुसूसी दर्जा स्टेटहुड जो अब इस पे चल रहा है। क्या हम 370 का अभी मान लें कि ये अब हमारे हाथ से निकल चुका है? नहीं, हाथ से क्यों निकला? मैं तो वो मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर मैं वो मानने के लिए तैयार होता कि वो हमारे हाथ से निकल गया है, हम पहले असेंबली सेशन में वो रेजोल्यूशन पास ही नहीं करते जिसमें हमने ये कहा कि जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस है वो दोबारा बहाल की जानी चाहिए, और वो रेजोल्यूशन अभी भी ज़िंदा है। उसको कहीं से रिजेक्ट नहीं किया गया, उसको रद्दी की टोकरी में फेंका नहीं। किस वाले रेजोल्यूशन को? जो असेंबली ने पास किया, ये अभी जो स्टेटहुड का, जो स्टेटहुड का नहीं, स्पेशल स्टेटस का, जो हमने पहले असेंबली सेशन, श्रीनगर के पहले असेंबली सेशन में जो रेजोल्यूशन पास किया, नहीं, पिछले साल, अच्छा पिछले साल हमारी असेंबली ने रेजोल्यूशन एक पास किया कॉलिंग फॉर द रेस्टोरेशन of J&K special status with constitutional guarantees. Yes. That resolution still stands. उसको अभी मुस्तरद नहीं किया गया। नहीं। तो उसको अभी फेट कंप्लेन ये नहीं कह सकते ये खत्म हो चुका है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अभी जो है, मैंने बता दिया कि कॉन्फ्रंटेशन की ही सूरत हाल चल रही है। तो इसमें जो मरकज से फ्लो ऑफ फंड्स होता था, क्या वो जारी है उसी तरह से? इसमें कुछ फ़र्क है? अभी तक तो कोई फ़र्क नहीं आया। आगे जाके फ़र्क आएगा या नहीं आएगा उस पर हम बाद में अभी तक फ़र्क नहीं आया है। हम बाकी बरसों में देखते थे कि काफ़ी बड़े पैमाने पे जो मैकडम वगैरह की सरगर्मियाँ चलती थी, इस बार रिमार्केबली कम सतह पे हुई। दूसरा, बहुत सारे लोग हमें ये बता रहे हैं कि ट्रेजरीज में बिल्स पड़ी रहती हैं। क्या वो तो पहले भी पड़ी रहती थी, एक रूटीन है इसमें? कोई ये बिल्स जो हैं वो पहले भी पड़ी रहती थी, फिर निकल जाती हैं। साल के 2-3 महीने जो है फाइनेंशियल ईयर के, जनवरी, फरवरी, मार्च, उनमें ज़्यादा जो है ट्रेजरी पे प्रेशर ज़्यादा रहता है। अब इस साल देखते हैं। पिछले साल हमें आखिर में थोड़ा बजट से ज़्यादा पैसा मिला, कोई 5,000 करोड़, जिससे कि हम कुछ बिलें जो हैं वो पे कर पाए। इस साल दोबारा वो नौबत आएगी क्योंकि हमारी कमाई कम हो गई है। पहलगाम के बाद GST हर सेक्टर में जी, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडस्ट्री, हर सेक्टर में GST पे दबाव आया है। और हाल ही में जो GST के रेट्स बदल गए हैं, उससे हमें लग रहा है कि कोई 600-700 करोड़ और हमारी कमाई में कमी आ जाएगी जी। तो कहीं ना कहीं तो हमें अब कट करना शुरू करना पड़ेगा।
स्टेटहुड के अलावा भी कई चीज़ों का वादा था, मतलब कुछ ऐसी चीज़ों का जो बहुत ज़्यादा मतलब उतनी सीरियस नहीं थी। मिसाल के तौर पर जो 13 जुलाई का जो था, आपने कहा था कि इस पर छुट्टी होनी चाहिए, शेख साहब के योम विलादत पर जो 5 दिसंबर का, ये हम वापस लाएंगे। इसमें से कोई चीज़ वापस नहीं आई। इसके बरक्स क्योंकि वो पावर्स आपके हाथ में है नहीं जी। छुट्टी जम्मू कश्मीर के जो तय होते हैं वो सेंट्रल एक्ट के तहत तय होते हैं जी। जम्मू कश्मीर हुकूमत इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ 2 हुकूमत हैं जी, एक इलेक्टेड एक अनइलेक्टेड। इलेक्टेड हुकूमत जो है छुट्टी तय नहीं कर सकती, मतलब ये छुट्टियां तय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसमें नेगोशिएबल इन दी JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हॉलीडेज जी आर डिटरमिन्ड बाय द अनइलेक्टेड गवर्नमेंट। अच्छा, वो उनके हाथ में ही है। जिस तरह हमारे वक्फ की प्रॉपर्टीज, वक्फ चेयरमैन साहिबा, वो हमारे हाथों नहीं लगती। वक्फ के चेयरपर्सन जो हैं वो मरकजी कानून के तहत लगती हैं, ठीक है, और लगाई गई हैं। उनका जो प्रोटोकॉल है वो मेरी समझ में नहीं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का है। वो अभी तक, क्या वो आपकी मिनिस्टर है? वो अभी तक मैं समझ नहीं पाया। तो और मैंने बहुत कोशिश की कि GAD, लॉ डिपार्टमेंट, चीफ सेक्रेटरी से मैं मालूम करूं कि आखिरकार मुझे बताइए किस कानून के तहत आपने इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा दिया, क्योंकि मरकजी कानून के तहत वो चेयरमैन लगी। अगर मरकजी कानून के तहत वो चेयरमैन लगी तो फिर मरकजी कानून के तहत उनको MOS का दर्जा मिलना चाहिए था, लेकिन दर्जा मिला जम्मू कश्मीर की हुकूमत के तहत, और यहाँ हम स्टेट है नहीं, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैसे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो आप सिर्फ यूटी में, सिर्फ स्टेट में रख सकते हैं, यूटी में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। तो ये किस कानून के तहत मोहतरमा मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनी? तो ये लेकिन इस मुझे 10 महीने हो गए, अभी तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि किस कानून के तहत मैडम को MOS का दर्जा मिला। मैंने एडवाइजर एक लगाया, मेरे एडवाइजर को अभी भी स्टेटस नहीं दिया जा रहा है जी। फाइल यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इस टेबल से उस टेबल, GAD से लॉ, लॉ से चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से वापस, उन्हें कोई दर्जा नहीं मिलता। तनख्वाह मिल रही है उसको? तनख्वाह भी नहीं, तनख्वाह भी नहीं, तनख्वाह भी दर्जा भी नहीं, अभी कुछ नहीं। वो वॉलंटरली काम कर रहे हैं। दफ्तर, गाड़ी, घर भी श्रीनगर अपने ही घर में रह रहे हैं। अभी तो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस भी तय नहीं हुए, और ये मोहतरमा जो मरकजी कानून के तहत लगी, सेंट्रल वक्फ एक्ट, सेंट्रल वक्फ 2019 के बाद नाफिज किया गया, सेंट्रल वक्फ एक्ट के तहत वो लगी जी। लेकिन यहाँ उनको MOS का दर्जा। तो ये आपकी समझ से भी बाहर है। मुझे तो अभी तक किसी ने समझाया भी नहीं कि कानून कौन सा। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, वी आर नॉट कॉल्ड कैबिनेट मिनिस्टर्स, वी आर मिनिस्टर्स ऑफ द काउंसिल, बिकॉज देयर आर नो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जी। कैबिनेट मिनिस्टर वहां होते हैं जहां मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं जी हाँ। इन अ यूनियन टेरिटरी वी आर नॉट कॉल्ड द कैबिनेट, वी आर कॉल्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हाउ डू यू हैव एन MOS देन? हाउ कैन यू बी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन अ यूनियन टेरिटरी? समझाया मुझे कोई? अभी तक तो कोई समझा नहीं पाया। एक और सवाल ये है बहुत सारे लोगों के दिमाग में, और हमारे मन में भी एक सवाल ये है कि वो है कि पिछले 11 महीने से, जब से भी 11.5 महीने से जब से भी हैं, एडवोकेट जनरल यहाँ पे कोई नहीं है। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एडवोकेट जनरल के नीचे जो टीम होती है वो
आप चुन सकते हैं, लेकिन आमतौर पर यही किया जाता है कि एडवोकेट जनरल की मंशा भी इसमें शामिल होती है। अब जबकि एडवोकेट जनरल ही नहीं है तो वही टीम फंक्शन करे जिसको एलजी साहब ने लगाया था पहले। एडवोकेट जनरल की कुर्सी ही खाली है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अभी 2-3 महीने पहले तक वो तनख्वाह भी लेते थे बाज़ाब्ता, लेकिन केसेस में पेश नहीं होते थे। इम्पॉर्टेंट होता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे वक्फ का एक्ट है, रिजर्वेशन है, कई चीज़ें हैं जिसमें बीजेपी का मौक़िफ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौक़िफ़ से डिफरेंट है। एलजी साहब जो होते हैं ये मरकज़ी सरकार के यहाँ पे नुमाइंदे होते हैं। एसेंशियली वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, लेकिन लाइन वो ले लेते हैं मरकज़ में जो पॉलिटिकल सरकार होती है। यहाँ पे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे हैं, मीन्स कि एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा बीच में, तो इनको ब्रीफ कौन सा जाता है, जो वकीलों की टीम है जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ती है, जेएंडके के हाई कोर्ट में लड़ती है, और आज तक एडवोकेट जनरल क्यों नहीं मुकर्रर किया गया? हमारा मानना है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत एडवोकेट जनरल इलेक्टेड गवर्नमेंट लगाने का इख्तियार जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है। यहाँ तक कि मरकज़ी हुकूमत इस चीज़ को कबूल भी करती है। मेरी जो बातचीत हुई है दिल्ली में सीनियर लोगों के साथ, उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया कि एडवोकेट जनरल इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से लगना चाहिए, क्योंकि केसेस ज़्यादा हमारे होते हैं। राइट। हुकूमत बनने के कुछ दिन बाद, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन मुकम्मल हुए, एडवोकेट जनरल साहब ने अपना इस्तीफ़ा एलजी साहब को दिया जी कि अब नई हुकूमत आई है, वो एडवोकेट जनरल लगाएं। हमें ये शक था कि एडवोकेट जनरल पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा जी। एलजी साहब लगाना चाहेंगे, हालांकि हमारा मानना है कि इख्तियार हमारे पास है जी। मैंने ये समझते हुए कि जो एग्जिस्टिंग एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने करंट एलजी साहब के साथ भी काम किया जी। उन्होंने इससे पहले भी हुकूमतों के साथ भी काम किया, यहाँ तक कि एन वोहरा साहब जब गवर्नर थे उस वक्त भी उन्होंने काम किया। 6-7 तो अगर मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ काम किया है जी, अगर इस हुकूमत में काम करेंगे तो क्या एतराज हो सकता है? आपने कहा कि यही रहे। मैंने उन्हें बुलाया जी, उनसे बात की, मैंने पूछा उनसे क्या आप काम करने के लिए तैयार हैं? उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ। मैंने कहा फिर आप एक काम करिए, आप अपना इस्तीफ़ा वापस ले लीजिए। अच्छा। इस्तीफ़ा वापस लेने के बाद आप काम पे आ जाइए, थोड़ी देर काम करिए, अगर उसके बाद हमें कोई तब्दीली करनी होगी हम कर लेंगे। उन्होंने माना, उन्होंने चिट्ठी भेजी, अपना इस्तीफ़ा वापस लिया। दूसरे दिन घर से निकल रहे थे, गाड़ी में बैठे दफ्तर के तरफ जा रहे थे, अनइलेक्टेड गवर्नमेंट के तरफ से उनको फ़ोन आया कि आप काम पे मत जाओ, यू विल नॉट फंक्शन एज एडवोकेट जनरल। उन्होंने गाड़ी मोड़ी, घर वापस चले गए। उस दिन से आज तक एडवोकेट जनरल ना काम पे आया ना लगा। मैंने मरकज़ की हुकूमत के साथ बात की, उनको मैंने जैसे आपसे कहा, उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के तरफ से एडवोकेट जनरल लगना चाहिए। यहाँ तक कि मुझसे नाम मांगा गया, मैंने नाम भी उनके साथ शेयर किया कि फलाने शख्स को एडवोकेट जनरल लगना चाहिए, नहीं लगा। हमारी जानकारी के मुताबिक मरकज़ी सरकार ने कन्वे किया था आपको थ्रू कैबिनेट मिनिस्टर, गुलमर्ग में जब आप थे, ये बताया गया कि आप ही नाम नहीं दे रहे, नाम दे दे 24 घंटे में हो जाएगा। नहीं, गलत। किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने मुझसे इसके बारे में बात नहीं की। मैंने डायरेक्ट दिल्ली में जिससे बात करनी थी की, उन्होंने मुझसे नाम मांगा। मुझे आज भी याद है किस दिन मैंने वो नाम उनके हवाले किया, लिख के मैंने बायोडेटा के साथ। उनके हवाले नहीं, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में वो तो आपको गवर्नर एलजी को मुझे मालूम है, लेकिन वो जानना चाहते थे कि हम किसको लगा रहे हैं। तो इनको मुझे कोई बात उनसे छुपाने की ज़रूरत थी नहीं। एक काबिल सीनियर शख्स का नाम मैंने कागज़ पे उनको दिया, मैंने कहा कि ये इनको हम लगाना जो है, इनको हम लगाएंगे एज एडवोकेट जनरल। तब से मामला बंद। तो कोई फॉर्मली कोई प्रपोजल एलजी के पास नहीं गया आपकी तरफ से? जब इन्होंने माना ही नहीं, जब एग्जिस्टिंग एडवोकेट जनरल को काम पे आने नहीं दिया। अभी तक तो हमने एडवोकेट जनरल चेंज किया ही नहीं। जहां तक मैं जानता हूं वही एडवोकेट जनरल अभी भी जो है इन प्लेस हैं।
उनको काम करने की इजाजत दी जानी चाहिए थी, उनको काम पे आने नहीं दिया। तो इसके नीचे जो बाकी है सीनियर एजीज, जब तक एडवोकेट जनरल नहीं लगता वो नहीं चेंज होंगे ना, उसी पे तो झगड़ा है। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे बिजनेस रूल्स फंसे हुए हैं। ये सारी चीजें बिजनेस रूल्स में क्लियर हो जाएंगी। मेरा डायरेक्टर इंफॉर्मेशन क्यों नहीं लगता? डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जेके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का कार्डर पोस्ट है जी। आईएएस अफसर क्यों लगा वहां पे? क्योंकि ताकि आपके इश्तिहारों में दखल अंदाजी हो, ताकि अखबारों को जो है एक डायरेक्शन दी जाए। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में यही है ना कि अभी जो आईएएस अफसर्स वगैरह ये लोग हैं तो इनके तबादले मैं उस चीज में जा ही नहीं रहा हूं जी। आईएएस अफसर ठीक है ना, वो अनइलेक्टेड गवर्नमेंट आईएएस अफसरों को देखें जी। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन पोस्ट वो जेके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का कार्डर पोस्ट है, वो आईएएस कार्डर पोस्ट नहीं है। अच्छा। वहां आईएएस अफसर लगा क्योंकि वो जानते हैं मैं आईएएस अफसर हटा नहीं सकता। ये बात भी मैंने मरकज की हुकूमत के साथ की, उन्होंने इस चीज को तस्लीम किया कि हाँ जी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना चाहिए। प्रचार और पब्लिसिटी आप लोगों ने करनी है, राजभवन ने क्या पब्लिसिटी करनी है, ये तक मुझे कहा गया कि राजभवन को डायरेक्टर इंफॉर्मेशन लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके बाद भी आईएएस अफसर लगा वहां पे। तो अभी इनकी हिदायत मतलब चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से नहीं जाती? नहीं जाती। एक और मसला ये है कि जो आपकी मंशूर में भी था रेस्टोरेशन ऑफ द ऑटोनॉमी ऑफ द शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वो फाइलें भी हमारे पास नहीं आती। आप खुद वहां पे थे 5। मैं आपसे देखिए, मैं आपको इंस्टीट्यूशंस गिन के बताऊं जी जिनका कंट्रोल इलेक्टेड गवर्नमेंट को वापस नहीं सौंपा जा रहा है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, फाइलें हमारे पास नहीं आती। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, चांसलर चीफ मिनिस्टर होता था, अभी भी वो चेंज नहीं हुआ। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चांसलर चीफ मिनिस्टर होता था, अभी भी वो फाइल आईएएस अफसर जो है उस पर बैठे हुए हैं। कल्चरल एकेडमी, वो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए था, वो भी फाइल आईएएस अफसर जो है उस पर बैठे हुए हैं, उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, चीफ मिनिस्टर या पावर मिनिस्टर उसका चेयरमैन, बोर्ड चेंज करने का प्रपोजल, अभी भी सेक्रेटरीट में आईएएस अफसर उस पर बैठे हुए हैं। कई सारे इस तरह के इदारे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होने चाहिए हमें वापस नहीं दिए जा रहे हैं। तो जब ये कहा जाता है ना कि हम सिर्फ सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, हम बाकी चीजों में दखल नहीं देते, तो ये चीजें हमें वापस क्यों नहीं दी जा रही हैं? स्किम्स, आईयूएसटी, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कल्चरल एकेडमी, यहां तक कि सिदरा का गोल्फ कोर्स, अब पता नहीं उसमें कोई चेंज आया या नहीं आया, कुछ महीनों तक सिदरा का गोल्फ कोर्स तक भी हमें वापस नहीं दिया जा रहा था। और ये हमारे सेक्रेटरीट में जो आईएएस अफसर हैं, ये उनकी बदौलत बैठ जाते हैं प्रपोजल्स पे। मतलब कि ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल इसमें ये यूटी होने का नतीजा है, ये इसका नतीजा है, ये उसका नतीजा है, क्योंकि आखिरकार मैं इनको ट्रांसफर कर नहीं सकता। जब मैं इनको ट्रांसफर कर नहीं सकता, ये इनको किसी चीज का खौफ नहीं। तो ये सवाल आपने बाज़ाब्ते तौर पे मरकजी सरकार के मैंने मरकजी सरकार को ये सारी बातें सुनाई है ना। उन्होंने क्या बताया? कोई जवाब नहीं। जवाब वो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद
अमली जामा उसको पहनाते नहीं। अब उनकी क्या मजबूरी है वो आप उनसे पूछ लीजिए ना, मैं नहीं जानता। तो इसमें मैं तो उनको ये तक कहा, मैं कहता हूं आप चलिए, आप जो हमने बिजनेस रूल्स फ्रेम किए हैं जी, उनको ठीक है, जब तक उन पे मंजूरी नहीं आती, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है आज उसको भी पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विदाउट आवर बिजनेस रूल्स, जो ओरिजिनल फॉर्म उन्हीं के इंटरप्रिटेशन पे, उसको भी आज पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो ये तो एक किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस है। तो इस तरह से सरकार कैसे चलेगी? वो इसलिए मैंने शुरू में ही कहा ना, आपने ये बात छेड़ी इसलिए मैं कह रहा हूं, नहीं तो लोगों को लगेगा मैं बहाना बना रहा हूं। मैं बहाने नहीं बना रहा हूं ना, मैं जानता हूं हम किन हालात में काम कर रहे हैं। उसके बावजूद हमसे जितना हो सकता है हम कर रहे हैं, जितना हमने किया है। जब हमारा 1 साल पूरा होगा हम लोगों के सामने रखेंगे। बहुत सारी चीजों पे, पैसों की कमी के बावजूद, अफसरों के साजिशों के बावजूद, ये अनइलेक्टेड इलेक्टेड गवर्नमेंट के ये मामलों के बावजूद, इसके बावजूद भी हम काम कर रहे हैं ना। आप 27 साल से पॉलिटिक्स में हैं और उस वक्त सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, अब सोशल मीडिया है और आपकी जो अपोजिशन है उनका ज़्यादातर तो इसी पे है क्योंकि सीट्स वगैरह उन्हें कम मिली है और 2024 के इलेक्शन में तो बहुत कम उनको स्पेस मिला है। अब जाहिर है कि वो तो इसमें करेंगे, वो तो ट्रोलिंग करते रहते हैं, आपकी जहाँ पे उनको मौका मिलता है करते रहते हैं। अभी आपने डिसाइड कर लिया था एक इंटरनेशनल टूरिज़्म फेस्टिवल में जाने के लिए पेरिस में जाना था 23 से 25 सितंबर तक, और इस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग वगैरह हुई, तो अचानक ये आ गया कि चीफ मिनिस्टर साहब नहीं जा रहे। मुझे ना एक चीज़ मैं आपसे कहूँ, जिन लोगों को लगता है कि मुझे ट्रोल करके वो कुछ हासिल कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो वो उनको लग रहा है क्योंकि मैं कभी नहीं पढ़ता, मैंने अभी तक, मैं कभी अपने ट्विटर अकाउंट पे जाके अपने मेंशंस नहीं पढ़ता। पेरिस क्यों नहीं गए? कभी नहीं। मैं उस बात पे आ रहा हूं जी। पेरिस जाने का प्रपोजल टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से आया जी, क्योंकि हमारे टूरिज्म के इंडस्ट्री के जो साथी हैं, होटेलियर्स, टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री वाला वगैरह लोग, उनकी बड़ी ये तमन्ना रही कि हमें इन फेयर्स में जाके अपने प्रोफाइल को बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो बहुत बड़ा स्पेस लेके, उनकी भी कोशिश रहती है कि मुख्तलिफ स्टेट्स और यूटी से लोग आएँ, उनका जो एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा स्प्रेड हो जाता है। लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से प्रपोजल आया कि ये पेरिस में ये है फेयर है, आप इसमें जो है चीफ मिनिस्टर डेलीगेशन को लीड करें। मैंने पहले तो एडवाइज़र साहब से पूछा कि ना टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ये फैसला, ये प्रपोजल भेजा है, आप इंडस्ट्री वालों से ज़रा मशवरा करिए, होटेलियर्स, टूर ऑपरेटर्स वगैरह, क्या जाना ठीक रहेगा या नहीं, कोई फ़ायदा है या नहीं है। उन्होंने कहा कि ना ये सब मानते हैं कि जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, लेट देम प्रोसेस द फाइल। मैंने इतना ही कहा, प्रोसेस द फाइल जी। लेकिन मेरी जाने की कोई खास ये दिलचस्पी थी नहीं। मैंने ना टिकट करवाया, ना कमरा बुक किया, ना मैंने वीज़ा लगवाया। अब आप देखना, अगर मुझे जाने का इतना शौक होता, कम से कम वीज़ा तो लगवाता। यूरोप का वीज़ा लगने में महीना लगता है। जिस दिन फाइल प्रोसेस हुआ उसी दिन मैं अप्लाई करता वीज़ा के लिए, अगर मुझे जाना होता। मैंने जब वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया, मैंने जब टिकट बुक नहीं की, मैंने जब कमरा नहीं लिया, जाने का प्रोग्राम ही नहीं था, फाइल प्रोसेस हुआ। अच्छा, फाइल मेरा जाने का कोई खास इरादा था नहीं। और मैं जानता हूं ना, आप जम्मू कश्मीर के हालात, यहां कभी भी कुछ बदल सकता है। बहुत कम जाते हैं बाहर आप। मैं आज तक और अपने 6 साल हुकूमत को जोड़ते हुए मैं कभी मुल्क से बाहर सरकारी खर्चे पे नहीं गया हूं। मैं एक बार लंदन टूरिज्म फेस्टिवल में गया, वो भी अपने खर्चे पे गया। मैंने मरकज़ की हुकूमत से पैसे नहीं लिए थे या जम्मू कश्मीर की हुकूमत से उस टूरिज्म इवेंट में हिस्सा लेने के लिए।
मैं कभी सरकारी पैसे पे मुल्क से बाहर नहीं गया हूं ना। मुखालिफिन ने एक और ट्रोलिंग कर ली थी, ये मैं क्योंकि लोग आप पढ़ते हो, मैं पढ़ता ही नहीं, तो लोग अच्छा होगा आपसे सुनो, लोग मुझे पता ही नहीं है ये क्या ट्रोल कर रहे हैं। लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं। वो कहते हैं कि जब होम मिनिस्टर साहब आए दरियाई तवी के मैं पीछे खड़ा था, तो चीफ मिनिस्टर साहब पीछे, इसमें काफी हमने देखा सोशल मीडिया में। आपने मुझे ये कैसे हुआ? आपने कभी मुझे धक्का मारते हुए आगे जाते हुए देखा? मैंने कभी नहीं देखा। कभी नहीं ना, ये मेरी आदत ही नहीं है। कुछ लोग कैमरा पे आने के लिए धक्के मार के आगे घुस जाते हैं, जिसमें माफ करिएगा, वो पता नहीं आपका प्रोग्राम देखेंगे या नहीं देखेंगे, हमारे एलओपी साहब की गाड़ी, वो पता नहीं किस गाड़ी में पीछे थे, लेकिन धक्के मार के यूं कर के वो आगे घुस गए। मेरी आदत नहीं है ना। आप ठहरे एक जगह। एक बार ये पुलिस वाले झपट पाते हैं ना, वो सिक्योरिटी वाले, मैं उनके साथ जो है हाथापाई कर नहीं सकता। तो जैसे ही ये लोग मतलब होम मिनिस्टर साहब के इर्द गिर्द आ गए, मैं 2 कदम पीछे हटा ना। मुझे वैसे भी डिवकॉम साहब को उनको समझाना था, सारा मेरा काम नहीं था एक्सप्लेन करना। मैंने होम मिनिस्टर साहब से वैसे भी राजभवन में मीटिंग करनी ही थी। इससे पहले फोन पे मेरी उनसे 3-4 मरतबा बात हो गई थी। मुझे कैमरा पे आने की जरूरत नहीं थी, मैं पीछे हटा, बस यही बात थी, इतना ही था। मुझे किसी ने हटाया नहीं, मुझे किसी ने कहा नहीं आप पीछे हटो, मुझे किसी ने जलील नहीं किया। लेकिन होम मिनिस्टर साहब ने ये नहीं पूछा चीफ मिनिस्टर साहब कहां पे हैं। अब होम मिनिस्टर साहब मुझे देखते या सैलाब से नुकसान, वो सैलाब के नुकसान को देखने आए थे ना, मुझे क्यों ढूंढते वो? कई ऐसे सवाल थे जिनका मैं आपसे जवाब चाहता था, लेकिन जो आपने मुझे बता दिया हेल्पलेसनेस की एक सिचुएशन। हेल्पलेसनेस नहीं ना, इट्स नॉट हेल्पलेसनेस, it is what we are dealing with. I am not, please, I want to clarify, I have never said we are helpless. We are fighting this situation, but we are not helpless. Helpless फिर मैं घर में बैठता ना। आज मैं रोज कहीं ना कहीं होता हूं। आज मैं गांधरबल में था, कल मैं अनंतनाग में होऊंगा। मैं पूछता ना कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये आपका वादा है, तो आप जो बता रहे हैं तो उसके हिसाब से कोई बात ही तो नहीं चली। जब जितना हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे इख्तियारात में है नहीं। अच्छा, जब हमने मंशूर अपना निकाला था उस वक्त भी हमसे पूछा गया था कि ये सारी चीजें तो आप यूटी में कर नहीं सकोगे, और मैंने उस वक्त, मुझे याद है अपना जवाब, मैंने ये कहा कि जो हम यूटी में कर सकेंगे हम करेंगे। जिन चीजों के लिए रियासत वापस आना जरूरी होगा उन चीजों के लिए हम इंतजार करेंगे, और जैसे रियासत आएगी हम उनको पूरा करेंगे। मैं आज भी उस चीज पे कायम हूं। हमें ये लग रहा है कि कई चीजें आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अपने मंशूर में रखा कि हम 1 लाख मुलाजमतें लोगों को दे देंगे, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मसला है, सभी इस बात से बखूबी वाकिफ है और रखना भी चाहिए अपने मंशूर में। उस हिसाब से 5 साल में होने चाहिए कम से कम 20,000 लोग लगने चाहिए। 1 साल कोई जरूरत नहीं ना, एक साल 10,000 लगेंगे, 1 साल 40,000 लगेंगे। तो अभी आपको 1 लाख से है ना, ऑप्टिमिस्टिक है अभी आप हो जाएगा इसमें हो जाएगा। और तब दे विल बी गवर्नमेंट जॉब्स, दे विल बी जॉब्स थ्रू युवा, दे विल बी जॉब्स थ्रू अदर स्कीम्स, इट विल बी मोर देन 1 लाख पीपल थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम। ये आपको लग रहा है हो जाएगा? हो जाएगा। असम में बहुत सारी जगहों पे खाली है, इंक्लूडिंग जिस जगह पे भी हम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इस बारे में तो हमने काफ़ी लिखा भी है इस बार कि कितने, मतलब एक ज़माने में 5-6 हज़ार मुलाजमिन वहाँ रहते थे। अब चूँकि 84-85 में ये ज़्यादा लगे थे, रिटायर होते जा रहे हैं। अब 1500-1800 लोग टोटल वहाँ पे रह गए हैं, और जो बेड्स थे 250 के करीब, वो 12.5 स्किम्स की फाइलें मुझे आ नहीं रही हैं। जिस दिन स्किम्स की फाइलें हमारे पास वापस आना शुरू हो जाएंगी, इन चीज़ों को हम भरना शुरू करेंगे। स्किम्स के अलावा भी, मतलब आपने एक वादा ये किया था कि हम कैंसर सेंटर बनाएंगे, आपने ये कहा था कि डायलिसिस हर डिस्ट्रिक्ट, वो भी हो रहा है, इसमें हो रहा है। काफी अस्पतालों में इस साल डायलिसिस के सेंटर लग रहे हैं। अच्छी बात है। कुछ जो कीमती मशीनरियां हैं वो भी हमने ऑर्डर की। जो साल का हमें रिपोर्ट तैयार करना होगा उसमें हम आपको अस्पताल के नाम और वो सब चीज़ों के डिटेल देंगे जो हमने वहाँ लगाए हैं।
एजुकेशन सेक्टर में हमने एक बात महसूस की, जो नए नए आपके कॉलेजेस बन रहे हैं, इसमें स्मार्ट क्लासरूम्स वगैरह, वॉशरूम्स वगैरह, वो तकरीबन सारे ठीक जा रहे हैं। लेकिन जो पुराने हैं, इंक्लूडिंग ये जो अमर सिंह कॉलेज, एसपी कॉलेज वगैरह, इस किस्म के जो कॉलेजेस हैं, इसमें हमने देखा इनकी हालत वही पुरानी है। उनको ठीक करना होगा। उसके लिए हम एक प्लान के तहत कर रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। पुराने नया देखना, नया बनाना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत के पुरानों को दुरुस्त करना। बट देयर इज़ अ प्लान एंड वी विल डू इट। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे तलबा तैयब से मिलते हैं, ये कहते हैं कि श्रीनगर शहर में ही तकरीबन कॉलेजेस में 5000 के करीब फीमेल स्टूडेंट्स हैं और वाशरूम्स कुछ गिने चुने हैं, और ये जो है एसी की फैसिलिटीज़, गर्मी की फैसिलिटीज़ ये वहाँ पे है नहीं। अभी भी वो पर बुखारी होती है जिससे धुआं निकलता है और पढ़ा भी नहीं मसला है। तो लेकिन रातों रात ये ठीक होगा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता फेज मैनर में हम कर लेंगे। इसमें एक बाज़ाब्ता तौर पर एक प्लान आपके पास है। इसके अलावा भी मैं आपसे जानना चाहता था कि आपने इलेक्शन लड़ा था 2 जगहों से, गांदरबल से, बडगाम से। और बडगाम से जब आपने रिज़ाइन कर लिया, उसके बाद कई लोग हमसे मिले, वो बता रहे थे कि हमने उमर साहब को एक इस एक्सपेक्टेशन के साथ, और वो तो उनका कहना है कि हमने उनसे बताया भी था कि अगर आप जीतेंगे तो गांदरबल से रिज़ाइन कर लें, बडगाम से मत कर लें। गांदरबल के लोगों ने भी वही कहा, वही कहा। मैं 2 सीटों से लड़ना नहीं चाहता। सही बात है। अब ज़िम्नी इलेक्शन मुझे मजबूरन लड़वाया गया। अब किसने लड़वाया मैं उस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि खामखा ये एक दूसरा, फिर आप कहते हो ना ट्रोलिंग, तो ये दूसरा एक महाज जो है वो खड़ा हो जाएगा। मुझे किसने लड़वाया, क्यों लड़वाया, क्या मजबूरी थी उनकी कि वहाँ से मुझे खड़ा होना पड़ा, ये हम फिर कभी बात करेंगे। अब लग रहा है ऐसा कि क्योंकि इलेक्शन वालों ने ऑब्जर्वर्स भी मुकर्रर किए हैं, तो ये लग रहा है कि बिहार के इलेक्शन के साथ ही असेंबली इलेक्शन से नवंबर में हो जाएंगे, बडगाम और नवंबर। लेकिन आपकी पार्टी के लोग भी इस बारे में अभी कंफ्यूज्ड हैं, कोई कैंडिडेट ही नज़र नहीं आ रहा है। और सिचुएशन हमारी नज़र एक कैंडिडेट पे है, मतलब इसमें है कोई हम आपस में बात कर रहे हैं, 2-3 ऑप्शंस हैं, कैंडिडेट हम जरूर दे देंगे ना। तो जो चैलेंजेस पहले थे उससे ये वो बड़े हैं, या आपको लग रहा है कि बिल्कुल स्मूथ सेलिंग हो? नहीं, कोई इलेक्शन, किसी इलेक्शन को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो। इसमें हर इलेक्शन में मुकाबला होता है, इस इलेक्शन में भी मुकाबला होगा। जो बडगाम हल्के इंतखाब है आपके रिजाइन करने के बाद ये 3 सा हो गया है, क्योंकि नहीं, मैं जानता हूं वहां एमएलए नहीं रहा, लेकिन काम हमने रुकने नहीं दिए। वहाँ एरियाज़ के प्रायोरिटियाँ आई, वहाँ हमने प्रोजेक्ट्स लिए, वहाँ मैंने वक्तन फ़वक्तन रेगुलर इंटरवल्स पे मिनिस्टरों को भेजा, अफसरों को भेजा, और हमने कोशिश की कि वहाँ काम जो है वो रुकने नहीं चाहिए। आपको लग रहा है कोई वैक्यूम, पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं है? पॉलिटिकल वैक्यूम तो रहेगा, क्योंकि एमएलए नहीं था, बट काम के लिहाज से हमारी कोशिश रही कि काम जो है वो रुकेगा नहीं। रेजिग्नेशन तो आपने दे दिया, वो बात सही है, लेकिन कोई कानून आपको नहीं रोक रहा है, आप जा सकते हैं, उनको अपने लोग समझ करके आना जाता तो वो तो है ही है। और मेरे मतलब साथियों का आना जाना रहा, मैंने भी खुद वहाँ खास तवज्जो दी। मैंने देखा कि मतलब कैपेक्स के उनके प्रोजेक्ट्स, प्लान्स वगैरह वो सारे तय हों, और वर्क्स जो है वो अप्रूव हो, वर्क्स प्रोग्राम बने, वो सारा कुछ हुआ। ये जो वक्फ का मामला चल रहा था, वक्फ एक्ट का, अभी इस पे काफ़ी लेदे हो रही थी, अब ये कोर्ट में भी चला गया है। जहाँ तक हमारी नॉलेज है, ये 2004 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार के दौरान मुजफ्फर बेग साहब ने ये उस वक्त कानून बनाया था, जब औकाफ को वक्फ में तब्दील किया। तो उन्होंने लाया था। उस वक्त ये किसी को अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन सेंट्रल वक्फ एक्ट यहाँ पे लागू हो जाएगा, क्योंकि अब हो गया वो 2019 के बाद वो हो गया। अब आपको क्या लग रहा है कि ये इसमें कैसे आप इसको मरकजी सरकार इसको यूटी में भी हमारे हवाले वापस किया जाना चाहिए? कैसे कर सकते हैं वो देखें कैसे किया जा सकता है। हमें बताएं, हम अपना वक्फ एक्ट लाएं। हमें ये इदारे जो हैं ये हमारे हैं, और इलेक्टेड गवर्नमेंट को इन्हें चलाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। फ़िलहाल तो वो एक्ट है नहीं, लेकिन चलिए जब बाकी लड़ाइयाँ हमारी ख़त्म हो जाएं तो इस चीज़ पे हम बात कर लेंगे। एक एम्बलम वहाँ हटाने से
मतलब जो उन्होंने वहाँ पे तोड़ा, एक इम्प्रेशन ये हुआ है या क्रिएट किया गया है थ्रू आउट द कंट्री कि ये लोग मरकज़ी सरकार को नहीं मानते हैं, नेशनल ये जो साइनेजेस हैं इनको ये नहीं मानते हैं। इस बारे में हमारे लोगों ने यहाँ पे ये बता दिया है कि ये वहाँ पे मजहबी मकामात पे, चाहे वो श्राइन्स हैं चाहे मास्क्स हैं, वहाँ पे जिंदा चाहे वो इंसान हैं जानवर हैं, इस किस्म के एफिजीज वगैरह, इस बारे में एक इख्तिलाफ राय दोनों में है। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे हुआ एक इम्प्रेशन ये चला गया है, क्या उस जो उन लोगों वो इम्प्रेशन मुझे नहीं लगता है लोगों का वो इरादा था। लोगों को सिर्फ उस एम्बलम से इख्तिलाफ था, इस चीज़ से नहीं कि वो मरकज़ी हुकूमत की नुमाइंदगी करती हैं या सेंट्रल वक्फ एक्ट के तहत लगी, क्योंकि वहाँ पे अगर मुझे याद है 6 या 7 इस तरह के पत्थर लगे हैं, लेकिन ये पहला ऐसा पत्थर है जिस पे एम्बलम था, इसलिए लोगों को उस चीज़ पे नाराज़गी हुई। नहीं तो उनके बाकी जो पत्थर हैं जिन पे कोई एम्बलम नहीं था, लोगों ने उनको क्यों नहीं तोड़ा? वो भी मतलब इसी चेयरमैन साहिबा के नाम के पत्थर हैं। अभी आप मेरे साथ चलिए, मैं कम से कम आपको 4 या 5 पत्थर वहाँ दिखा दूंगा। वहाँ घास का एक तिनका लगता है तो उस घास के तिनके के साथ पत्थर लगता है कि मैंने जी यहाँ घास का तिनका लगाया। पत्थर तो बहुत लगे, लेकिन ये पहला पत्थर ऐसा है जिस पे वो एम्बलम, इसलिए मैंने कहा ना, मैं अभी तक समझ नहीं पाया वो किस कानून के तहत उनको वो स्टेटस मिला। ये एम्बलम तो एलजी साहब भी मजहबी प्रोग्रामों में इस्तेमाल नहीं करते। एलजी साहब जो हैं वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं जी। वहाँ जहाँ पे भी माता वैष्णो देवी का श्राइन का फंक्शन होता है, वहाँ जहाँ एलजी साहब का पत्थर लगता है वहाँ ये एम्बलम नहीं लगता, सिर्फ श्राइन बोर्ड का लगता है। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब राम मंदिर के उस प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया, जब वहाँ पे पत्थर लगा, उस पत्थर में भी प्राइम मिनिस्टर ने एम्बलम नहीं लगाया, लेकिन मोहतरमा को पता नहीं क्या सूझा, मस्जिद पे जो है एम्बलम लगाया, उस पे लोग नाराज़ हुए। ये जो सेब की इंडस्ट्री यहाँ पे है, अभी एक बड़ा मसला यहाँ पे पैदा हुआ था, क्योंकि जब रास्ता बंद हो गया तो ये गाड़ियाँ रुक गई, काफ़ी एक बहरानी सूरत हाल पैदा हो गई। उसके बाद कुछ ट्रेन्स भी शुरू की गई, उसके बाद मुगल रोड भी खोला गया, लेकिन ये 20 लाख टन के करीब निकलता है ये सेब यहाँ से। और आपके मंशूर में ये था कि हम कई चीज़ें इसमें करेंगे। एक चीज़ ये भी है कि जो बैरूनी ममालिक से आता है सेब, फॉरेन कंट्री से आता है, तो इस पर हम रेस्ट्रिक्शंस वहाँ पे लगा देंगे। क्या इसमें कोई पहल हुई है? नंबर 2, आपने कहा था कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर के जो जीएसटी है, हम इसको, आपने शायद कहा था हटा देंगे, इसमें बताया गया था हटा देंगे जीएसटी। किस चीज़? हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का। जैसे जीएसटी हटाना हमारे इसमें दायरे इख्तियार में है नहीं। हमने ये शायद कहा होगा कि हम मरकज़ के साथ इस पर बात करेंगे, और जीएसटी वैसे भी उसके अब रेट्स बहुत कम हो गए हैं, अब तो 5% भी नहीं है। तो अभी ये जो बैरूनी ममालिक से, वो तो सेब अभी भी यहाँ बिक रहा है, बाहर से आता है, अब बहुत कम है, उतना नहीं जितना पहले था। तो अभी ये जो है ना हमारी इसमें, इसलिए तो अमेरिका के साथ अभी तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो नहीं पाया, क्योंकि हमने, ये सिर्फ हमने ही नहीं, बाकी जो एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखते हुए स्टेट्स और टेरिटरीज़ हैं, उनका मरकज़ी हुकूमत पे बहुत दबाव है कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो है, इन चीज़ों को बचा के रखना है। बहुत सारे यहाँ पे ये जो कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज बने हैं, लासीपुरा में, श्रीनगर में भी कुछ हैं, लेकिन फिर भी टोटल कैपेसिटी इनकी 2.7 लाख एमटीज़ है, जबकि यहाँ पे मैंने बता दिया 20 लाख के करीब, और इसमें से 10-12 लाख बाहर ही जाता है, मेरे ख्याल से शायद 25 लाख टन हमारी प्रोडक्शन है। 25 लाख टन सेब की, शायद 20-22 होगी, 20 लाख टन, 25 के आस, 25 लाख के टन आसपास। तो इसमें ये एक इनका बड़ा मसला है कि यहाँ पे वो पूरी कैपेसिटी नहीं, उनको रख नहीं सकते हैं। तो इसमें कोई आपके पास कोई प्लान है ऐसा कि एकदम यहाँ से भर लें रिफर्स में या ट्रेन्स में बाहर चला जाए? वो रेल मिनिस्ट्री से बात हो रही है रेफ्रिजरेटेड ट्रेन्स वगैरह की, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता इस बार। ये आपने सीए स्टोर्स की बात की, जब हाईवे बंद था, ये जो हार्वेस्टेड प्रोड्यूस था, इसको सीए स्टोर में क्यों नहीं रखा ग्रोअर्स ने? हाईवे बंद होते भी इन्होंने ट्रकों में भरने का काम किया। आखिरकार ये सीए स्टोर्स थे, खाली थे, अगर हफ्ता 10 दिन सीए स्टोर में रखते तो क्या हो जाता? तो ये क्यों उन्होंने फिर ट्रकों में अभी तक मैं समझ नहीं पाया। इनसे बात हुई, लेकिन स्टोरेज में जगह थी खाली,
खाली थी। फिर भी भरा। देखो, मुश्किल से जब हाईवे बंद हुआ था, कोई 1 लाख 1.25 लाख टन जो है हार्वेस्ट हुआ था सेब का। उससे कहीं गुना ज़्यादा हमारे सीए स्टोर्स में कैपेसिटी थी। ज़रूरी था ट्रकों में रखना जब हमें पता था कि हाईवे बंद है। एक और मसला था ये रॉटन मीट का, जिस बारे में बड़ी तशवीश यहाँ पे पैदा हो गई थी, क्योंकि कई जगहों पे खुद महकमे ने बता दिया कि हमने वहाँ पे अनलेबल्ड रॉटन मीट वगैरह जमा कर लिया। जब हमने इस बारे में मज़ीद इस्तिफसार किया तो पता चला पे कि असल में यहाँ पे कोई वो स्लॉटर हाउसेस नहीं हैं। जम्मू में भी एक है, हलाल वाला भी और 2 जटका वाला भी। कश्मीर में कोई भी नहीं, इस बात के बावजूद कि जब आपकी सरकार थी और इससे पहले भी 2008 में मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, तो उस वक्त ये प्लान किया गया था मरकज़ी वजारत एग्रीकल्चर ने कि यहाँ पे बनना चाहिए। श्रीनगर में अभी तक 15-16 साल से बनना ही नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, ताकि फिर वो गलाजत भी ना होना तो चाहिए था, नहीं हुआ। तो अब इस बारे में अभी कोर्ट ने भी मुकर के प्राइवेट सेक्टर में एक मैं उनको जानता हूँ, उन्होंने चिकन स्लॉटर और प्रोसेसिंग का हलाल सर्टिफाइड प्लांट लगाया, उसको दूसरों ने चलने ही नहीं दिया। यहाँ एक माफिया है, माफिया ने अपने ही प्राइवेट सेक्टर के एक साथी को जो है लगभग कुर्बान ही कर दिया, बंद करवाया। वो आज मतलब वो इस मतलब नौबत पे पहुंचा कि वो कहते हैं मैं बेच ही डालूं। अब सरकार आपकी है ना, तो अब आप उसके साथ बात कर रहे हैं कि वो आउटसोर्सिंग और प्रोसेसिंग के जरिए जो है बाकियों का काम करें, जिसमें हम फिर उनकी मदद करेंगे। अवाम का मुतालबा यह है कि हर जगह पे सर्टिफाइड मीट मिला, क्योंकि ये एक टेम्परेचर में रखना पड़ता है, -24 शायद, उसके नीचे इसका टेम्परेचर, तब वो अब फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट, हेल्थ वगैरह वाले हम सब मिलके अब इस पे कोई पेशरफ्त कर रहे हैं कि ये स्लॉटर हाउस और स्टोरेज। लेकिन अब जो लोग धांधली करना चाहते हैं, हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी है, वो तो मैं मानता हूं, लेकिन जो चोरी करना चाहता है या जो लोगों को मतलब लूटना चाहता है, वो तो कोई ना कोई जरिया निकाल ही लेंगे। अब हमारी कोशिश है कि उस चीज को कम से कम किया जाए, लेकिन मिलावट और ये सारा कुछ, बदकिस्मती से ऐसे लोग हैं जो मौके का फायदा लेता है। मुझे खुद आप समझाएं ना, क्योंकि हम भी ये आपस में बात करते हैं। मीट की कीमत 700 रुपए किलो जी, ठीक। 1 किलो में सारा कुछ मिल मिला के आप कितने रिश्ते निकालोगे ना? आप 10, ज्यादा से ज्यादा आप 10 रिश्ते निकाल लोगे, हाँ। ठीक है। मतलब ये कि बिना और कुछ जोड़े हुए एक रिश्ते की कीमत जो है 70 रुपए से कम हो नहीं सकती। सही बात, ठीक। अब आप रेस्टोरेंट में जाते हो और रेस्टोरेंट वाला आपको 25 रुपए में रिश्ता खिलाता है जी। मुझे बताओ ना, मेरी अकल कहाँ गई? क्या मैं समझ नहीं पाया कि ना 70 रुपए की चीज अगर ये मुझे 25 रुपए में बेच रहा है तो कहीं ना कहीं इसने इसमें मिलावट किया है या नहीं? अब हुकूमत की जिम्मेदारी है अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपना भी अकल इस्तेमाल करना होगा ना। कुछ चीजें जो मतलब आंखों के सामने आपको लग रहा है ना, ये कैसे 700 रुपए किलो मीट, 20 रुपए का रिश्ता। मुझे मैथमेटिक्स समझाइए। आपने खाया कभी? मैं तो हाथ में लगाऊं। लेकिन मैं फिर इस बात पे आता हूं, हुकूमत को अपना काम करना होगा। और जो आपने स्लॉटर हाउस वगैरह की बात की, इस पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन 10-20 साल का छोड़ा हुआ चीज रातों रात होगा नहीं। लेकिन कम से कम सड़ा हुआ मीट यहां ना आए, दुकानों तक ना पहुंचे, उसके लिए सरकार इंश्योर करेगी कि ऐसा नहीं। हम पूरी पेशरफ्त और पूरी कोशिश अपनी करेंगे। यहाँ पे प्रधानमंत्री की जो स्कीम है वो बाकी जगहों पे सरकारी मुलाजिमों के लिए है, यहाँ पे सब लोगों के लिए है कि 5 लाख तक का उनको मिलता है वो जो गोल्ड कार्ड वगैरह। लेकिन इसमें बहुत सारी सर्जरीज इसमें नहीं है, वो इसमें शामिल ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर स्कीम सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए है जी।
हम अपने पैसों से आपको कवर करते हैं। बहुत कम रियासतें हैं जहां गोल्ड कार्ड हर किसी बाशिंदे को मिलता है जी, और उन रियासतों और टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर एक है, शामिल है। प्राइम मिनिस्टर की स्कीम में ना आप कवर होंगे ना मैं कवर होऊंगा, ना इनमें से कोई कवर होगा, क्योंकि हमारी कमाई जो है उस लेवल से ऊपर है। लेकिन हम खुद अपने ट्रेजरी में से पैसा इस स्कीम में डाल के आपको कवरेज देते हैं। अच्छा, अब हमने कुछ सर्जरीज इससे बाहर रखी हैं, क्योंकि वो हमने ये पाया कि कुछ अस्पताल जो हैं इस स्कीम का गलत इस्तेमाल करके गलत सर्जरियां करवा रहे थे लोगों से जी, सिर्फ कमाने के लिए। तो हमने ये कहा कि इन सर्जरीज को प्राइवेट अस्पताल से निकाल के सरकारी अस्पताल में रखा जाए, ताकि सिर्फ ये सर्जरी तब हो जब इसकी जरूरत पड़े और जब कंफर्म हो जाए कि इसकी जरूरत है। अदरवाइज ये होलसेल में, अदरवाइज आप जाते थे सिर दर्द की दवाई लेने के लिए और वो आपका गॉल ब्लैडर निकाल के आपको वापस भेज देते थे। हाँ, शिकायतें इस किस्म की आई थी। और आपने जब मंशूर बनाया तो इसमें एक बात यही थी कि 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस आप कराएंगे, सभी लोगों के लिए कराएंगे। इस पे कोई ये तो हुआ ना, यही तो 5 लाख है ना, वो मंजूर हो चुकी है वो स्कीम। ये हम 5 लाख आपको दे रहे हैं ना इस गोल्ड कार्ड के तहत, अब अपनी यूटी सरकार की तरफ से। हम इसमें ना जो प्राइम मिनिस्टर साहब का कवरेज है वो सिर्फ बीपीएल और गरीब लोगों के लिए है। जो एपीएल और बाकी सबको कवरेज दी जा रही है वो हम अपने यूटी के पैसे से दे रहे हैं ना, उसमें मरकज का पैसा हमें नहीं मिल रहा है। ये यूटी के पैसे से, ये यूटी के पैसे से आप और मैं कवर हो रहे हैं, मरकज के पैसे से सिर्फ गरीब जो हैं वो कवर हो जाते हैं। उमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक मरतबा फिर आपने हमसे तफसीली गुफ्तगू की। हम समझते हैं कि आपका वक्त बहुत कीमती है और काफ़ी मसरूफ़ थे, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जो आज हमारे मेहमान थे पाकिस्तान में। अगली बार इनसे फिर मुलाकात करेंगे। बहुत सारे मौज़ूआत रह गए जो एक हमारे घंटे में मुकम्मल नहीं हुए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।